हेलो गाइस, ट्रांसफॉर्म अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अब तक हमने और कुछ वीडियो देखे थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे TY BCom मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे आपने बोर्ड पे देखा होगा, हम आज से TY BCom का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले होगा सेमिस्टर 5। आपको पता ही होगा कि TY BCom में 2 सेमिस्टर होते हैं, सेम 5 और सेम 6। तो सेम 5 आज से हम स्टार्ट करेंगे। सेम 5 में 4 चैप्टर है, वैसे 5 चैप्टर है लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर सिर्फ 4 ही है। तो कौन कौन से चैप्टर है? तो सबसे पहले आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और लास्ट में है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स ये आज हमारा पहला चैप्टर होगा। फाइनल अकाउंट जैसे आपको पता ही है, फाइनल अकाउंट हम 11 से ही पढ़ते आ रहे, फिर उसके बाद के जो भी चैप्टर है सब नए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स से। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो मीनिंग देखेंगे, बायबैक मतलब होता क्या है। नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। देखो क्या लिखा है, बाय बैक शेयर्स। तो पता ही क्या होता है, बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। बाय करना मतलब परचेज करना, बैक मतलब फिर से परचेज करना। फिर से क्या परचेज करना? तो शेयर्स। आपको पता है एक कंपनी जब नई स्टार्ट होती है या फिर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसे एक्सपांशन करना है, तो कंपनी क्या करती है? कुछ कैपिटल रेज करती है। कैपिटल रेज करने का एक तरीका है शेयर इशू करना। तो कंपनी ने पहले ही शेयर इशू करके रखा था ऑलरेडी। अब कंपनी कुछ दिनों के बाद बायबैक करती है। तो ये बायबैक का मतलब क्या हो गया कि कंपनी अपने ही शेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में है उसे ही फिर से खरीद रही है। तो एकदम सिंपल इसका मीनिंग है और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बायबैक का मतलब क्या होता है? रीपर्चेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने जो शेयर्स वापस लेती है वो सिर्फ इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, दोनों टाइप के शेयर्स होती है। आपने पहले भी देखा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अपने SY BCom में लास्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो रिडम्पशन मतलब भी होता क्या है कि रीपेमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी कंपनी क्या करती है? रीपे करती है। मतलब वही था कि कंपनी क्या करती है, एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के टाइम पे एक फिक्स टर्म था। कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि इतने इतने दिन के बाद हम लोग आपको आपका पैसा वापस दे देंगे। तो कंपनी यहाँ पर भी बायबैक में भी सेम चीज़ करती है। ऑलरेडी जो मार्केट में शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स पड़े ना, वो कंपनी वापस ले लेगी। तो ये क्या है? एग्जैक्टली रिवर्स ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता है? कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास कुछ कैपिटल मतलब पैसा आएगा और कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करेगी। तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। बायबैक में क्या होगा? शेयर्स कंपनी वापस लेगी और उनको पैसा वापस दे देगी शेयर होल्डर्स को। तो आपको समझ में आ गया होगा बायबैक होता क्या है। तो इतनी ही प्रोसेस है, इसका मीनिंग इतना ही। बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी जो ऑलरेडी शेयर्स है मार्केट में उसको वापस ले लेगी और उनको उनका पैसा वापस कर देगी, कैश या फिर बैंक। नॉर्मली इसको हम लोग बैंक के थ्रू ही करते हैं, कैश में इतना बड़ा अमाउंट रीपेमेंट नहीं किया जाता। तो ये सिंपल मीनिंग था इसका। अब हम आगे जाते हैं इसके। ये मीनिंग होने के बाद इसमें होता क्या है ये मैंने बता दिया कि कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। कंपनी का शेयर कैपिटल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंपनी का फंड्स जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो कैश या फिर बैंक से पेमेंट करेगी उससे कंपनी का फंड्स ऑलरेडी जो था वो कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो इसका इफेक्ट हुआ बायबैक से होता क्या है वो। अब हम और कुछ चीज़ें देखेंगे इसमें कि बायबैक कंपनी करती क्यों है, रीज़न क्या है बायबैक करने का। तो वैसे इसके रीजंस तो अलग अलग हो सकते हैं, हमें इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर में दिया है तो नॉलेज होना चाहिए कि बायबैक कंपनी करती क्यों है। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हो सकता है कि कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत थी तो कंपनी तो शेयर्स इशू कर चुकी है, अब कंपनी के एक्सेस कैपिटल है, सॉरी एक्सेस फंड्स है, कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, एक्सेस पड़ा हुआ है, अब वो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो कंपनी अपना आइडल कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस जो है उसको यूटिलाइज कर रही है। कंपनी वो आइडल एक्सेस जो भी कैश पड़ा था वो कंपनी बायबैक के थ्रू कम कर देगी और उससे होगा क्या? तो कंपनी का लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो कंपनी अपनी लायबिलिटी को कम करेगी, एक्सेस कैश अगर पड़ा है तो उसे पब्लिक को दे देगी, तो उनका शेयर वापस ले लेगी। ये एक रीज़न था।
इसके अलावा और भी कुछ रीज़न है, जैसे दूसरा रीज़न है, आपको पता ही होगा कंपनी में टेक ओवर्स, मार्केट में टेक ओवर बहुत सारे होते हैं। एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करने की सोचती है। ये होता कैसे? तो किसी भी कंपनी में अगर किसी शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होगा, 51% भी हो गया, तो आपको पता ही होगा कि ये इसको क्या कहा जाता है, वो कंपनी या फिर वो शेयर होल्डर उस कंपनी का ओनर बन जाता है। तो टेक ओवर इसके पहले हमारे मार्केट में एक हुआ था जो कि बहुत ही फेमस था, आपको पता होगा, जैगवार कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, उसको हमारे टाटा मोटर्स ने या फिर टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया था। तो ये टेक ओवर हुआ कैसे? ओरिजिनली वो कंपनी ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन अब वो क्या बन गई, इंडियन कंपनी बन गई। तो ब्रिटिश कंपनी इंडियन कैसे बन गई? तो टाटा ने उसको खरीद लिया ना। इन शॉर्ट क्या हुआ था, उसका 50% से ज़्यादा शेयर टाटा ने खरीद लिया, मतलब वो क्या हो गई, अभी इंडियन कंपनी बन गई। तो इस तरह से टेक ओवर्स होते हैं। तो ये टेक ओवर से बचने के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है, अब वो 50% अगर मार्केट में शेयर रखे ही नहीं तो क्या होगा, तो कोई खरीदेगा भी नहीं ना। तो कंपनी क्या करती है, 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास ही रखेगी, ताकि मार्केट में फिर कोई अगर टेक ओवर करना चाहे भी तो 50% से ज़्यादा नहीं हो पाए। तो एक ये रीज़न था टेक ओवर से बचने के लिए। एक और रीज़न है, अब समझो किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स, 100 शेयर होल्डर्स था। अब कंपनी का जितना भी एसेट है उन 100 शेयर होल्डर्स का है। कंपनी का जितना भी एसेट है वो किसका है, पूरे 100 शेयर होल्डर्स का। अगर कंपनी कुछ शेयर्स बायबैक करती है, मतलब शेयर होल्डर कम हो गए, समझो 20 शेयर्स कम हो गए, तो अब क्या हो जाएगा, मेरे कंपनी की जितनी भी एसेट है उसके ओनर कितने लोग गए, 80 लोग गए। पहले 100 ओनर्स थे, अब कितने हो गए, 80 ओनर्स हो गए। तो क्या हो गया, मेरा हर शेयर होल्डर का वेल्थ क्रिएट हो गया, बढ़ गया उसका वेल्थ। इसको ही बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो पर शेयर वैल्यू होता है ना, अब पहले जो पूरा एसेट था मेरा वो पूरे 100 शेयर होल्डर्स का था, अब क्या हो गया, वो मेरे सिर्फ 80 शेयर होल्डर्स में बटेगा। इसका मतलब ये हो गया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स या फिर शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए भी शेयर्स को बायबैक करती है। इसके बाद एक और रीज़न आता है कि कंपनी का जिस तरह से एसेट सभी शेयर होल्डर्स का होता है, उसी तरह से कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है, वो भी तो शेयर होल्डर्स का ही है। तो कंपनी शेयर होल्डर्स का अर्निंग बढ़ाने के लिए भी बायबैक करती है। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि सपोज कंपनी 100 रुपीज़, 100 रुपये कमाती है। 100 रुपये जब कमाती थी कंपनी, उसके शेयर होल्डर्स भी 100 थे, 100 थे। तो क्या होगा, मेरी जितनी भी इनकम है वो 100 लोगों में बढ़ जाएगी। अगर कंपनी बायबैक करती है, समझो 20 शेयर कंपनी ने बायबैक कर लिए, अब कंपनी के पास 80 शेयर्स बचे, तो अब ये जो 100 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का इनकम है, ये कितने लोगों में बटेगा, 80 लोगों में, 80 शेयर्स में। तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक मेरी पर शेयर इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, मेरे शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट हो गया। और इसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। पहले 100 रुपया 100 लोगों में बढ़ता था, अब 100 रुपया 80 लोगों में बढ़ रहा है बायबैक के बाद। तो इसका ही मतलब हर शेयर होल्डर को पहले से तो ज़्यादा ही अर्निंग मिलेगी। तो इसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर बढ़ना। तो बायबैक करने का ये भी एक रीज़न हो सकता है, टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, EPS शॉर्टकट में। तो ये कुछ रीजन्स थे। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर्स मतलब क्या होता है ये तुमको पता है। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, जिसका ओरिजिनली वो आइडिया था बिजनेस स्टार्ट करने का। तो ये जो प्रमोटर्स होते हैं ना, इनका भी कंपनी में शेयर होल्डिंग होता है, प्रमोटर्स का भी शेयर होल्डिंग होता है। अब कुछ शेयर होल्डर उन्होंने रखा था खुद, और कुछ शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे। समझो अगर कंपनी चाहती कि प्रमोटर्स का शेयर थोड़ा बढ़े पहले के मुकाबले, तो कंपनी क्या करेगी, मार्केट में से जो शेयर्स थे उनको वापस ले लेगी और वो प्रमोटर्स को इशू करेगी। मतलब अगर कंपनी चाहती है कि अपने प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग बढ़े, तो वो क्या करेगी, मार्केट से अपने शेयर्स को वापस ले लेगी और वो दे देगी प्रमोटर्स को। तो ये भी एक रीज़न हुआ कि बायबैक क्यों किया जाए। तो हमने अभी तक कुछ 4 से 5 रीजंस देख लिए। तो ये मेन रीजंस थे, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग थोड़ा प्रोविजंस पे आते हैं। ये बैकग्राउंड था बायबैक का। इसके लिए ना कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। कुछ लीगल प्रोविजंस मतलब कंपनी को अगर बायबैक करना है ना, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रूल्स मतलब ही लीगल प्रोविजंस,
तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन या फिर कोई भी लीगल काम करना है कंपनी को, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 ये बनाया गया। कंपनीज एक्ट 2013 ये बनाया गया। तो कंपनी को कुछ भी करना है ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही करना पड़ता है। मतलब अगर वो चीज़ एक्ट में लिखी हुई है ना, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो बायबैक्स से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस हमें कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए मिलेंगे। तो उसके लिए है सेक्शन 68। तो हमें बायबैक से रिलेटेड एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन नंबर है 68, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट याद रखना और सेक्शन नंबर भी याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में कुछ पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। तो सेक्शन 68 हम पढ़ेंगे और सेक्शन 68 में ही सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये एक्ट हमें बताता है, इस एक्ट नहीं, इस प्रोविजन में बायबैक से रिलेटेड हर चीज़ हमें मिलेगी। तो हमें सेक्शन 68 को फॉलो करना है। अब हम देखेंगे सेक्शन 68 में लिखा क्या है। इस सेक्शन में कुछ कंडीशंस लिखी है। मतलब अगर कंपनी को बायबैक करना है ना, तो ये कंडीशन फॉलो करनी ज़रूरी है। अब कंडीशन क्या क्या हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन हमें पूरी नहीं देखेंगे। हम अकाउंटेंट है ना, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेंट के काम की क्या क्या कंडीशन है ना, वो हम देखेंगे, सिर्फ पूरी कंडीशंस नहीं देखेंगे। तो वो तो मैं बताऊंगा ही कि हमें कौन कौन सी फॉलो करनी है, हमें यहाँ पर कौन कौन सी काम आएगी, वो तो हम पढ़ेंगे। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ, मैं टोटल अभी बता देता हूँ। देखना, सबसे पहले है इसमें कि क्या दिया है, क्या कंडीशन दी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम शेयर्स का बायबैक करेंगे, वो शेयर फुल्ली पेड अप होना ज़रूरी है। शेयर क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप क्या होता है ये तो सबको पता ही है। शेयर्स पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं ना, पता है ना। शेयर्स को कॉल किया जाता है, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये होता है ना, पार्ट पार्ट में कॉल किया जाता है। तो हो सकता है कि शेयर पार्टली पेड अप ही हो। 10 का शेयर था, अभी तक 8 ही आया है, 2 नहीं आया है, तो ये शेयर पार्टली पेड अप हो गया। बायबैक के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि शेयर फुल्ली पेड अप होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन हमें कंपनीज एक्ट और उसमें सेक्शन 68 में बताया। तो ये पहला कंडीशन था कि शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए, याद भी कर लेना। दूसरा कंडीशन देखेंगे हम लोग, कंपनीज एक्ट मतलब सेक्शन 68 बोलता है कि तुम लोग बायबैक करो, लेकिन मैक्सिमम 25% नंबर ऑफ शेयर्स ही बायबैक करो। मतलब अगर मेरे पास 100 शेयर्स है ना, तो 75 रखो, 25% से ज़्यादा शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो कितना शेयर्स बायबैक करना चाहिए, तो वो 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कि कंपनी के पास जितना भी फंड है ना, फंड मतलब क्या? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स का पैसा मतलब क्या? तो शेयर कैपिटल हो गया। कुछ रिजर्व्स का मतलब पता होना चाहिए आपको। रिजर्व्स मतलब शेयर होल्डर्स का ही पैसा कुछ साइड में निकाल के रखा हुआ, अलग अलग नाम से होता है ना, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिजर्व वो रिजर्व। तो शेयर होल्डर का ही पैसा ही है। तो सभी रिजर्व्स या फिर कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक रिजर्व्स है तो पैसा किसका ही है? सभी रिजर्व्स सब शेयर होल्डर्स का ही है, कैपिटल शेयर होल्डर्स का है। तो इसका भी टोटल 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम बायबैक करेंगे ना, तो उसकी अमाउंट कितनी नहीं होना चाहिए? 25% से ज़्यादा नहीं। किसका 25%? उसे कहा जाता है ओन फंड या फिर इक्विटी। ओन फंड क्या होता है मैंने अभी बताया, फिर से एक बार वापस मैं जब लिखूंगा तब भी बता दूंगा। ओन फंड का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओन फंड मतलब क्या? तो शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं। अब इसमें कुछ ही रिजर्व्स के बारे में उन्होंने बोला है, तो रिजर्व्स कौन से होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारा कुछ कंडीशन अभी हो गया, और कुछ कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन हमने देखा है। पहला क्या था कि शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना भी फंड है, इक्विटी या फिर ओन फंड, उसका 25% हो मैक्सिमम अमाउंट। ये नंबर ऑफ शेयर्स का कंडीशन था, ये अमाउंट का कंडीशन है, याद रखना। 4th इंपॉर्टेंट कंडीशन मेरा डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा पता है कि ये मैंने क्या बोला अब तक तुमको समझाने रहेगा, ये 4th वाला पॉइंट, डेट इक्विटी रेशो। मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख के आपको समझाता हूँ। डेट और इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो मेरा 2:1 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुनो अभी ये क्या होता है।
पहले तो मीनिंग बता दो डेट होता क्या है। डेट मीन्स नाम से पता चल गया ना, डेट मतलब कर्जा। कौन सा कर्जा? तो इसमें भी हमें देखना है कि डेट मतलब मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हमने पैसा बोरो किया है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, वही कहलाता है डेट। तो कंपनी तो बोरो करती है, लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के पास होता ही है, तो वो डेट। और इक्विटी मतलब मैंने अभी बताया, इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस कुछ फ्री रिजर्व्स। देखना इन दोनों का मीनिंग हमें अच्छे से समझना है। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है मतलब डेट कितना है, और कंपनी के पास शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मतलब इक्विटी कितना है। इसका ना एक रेशियो कंपनी को मेंटेन करना जरूरी है। ये डेट मतलब क्या है? कंपनी का एक टाइप का लोन है, बराबर कंपनी का लोन है। और ये इक्विटी मतलब क्या है? देखो शेयर होल्डर का पैसा, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर का पैसा, फ्री रिजर्व्स, रिजर्व ना रिजर्व मतलब ये भी तो शेयर होल्डर का ही पैसा है, मतलब ये कंपनी का मतलब शेयर होल्डर्स का खुद का पैसा है। इसे कहा जाता है ओन फंड, ओन खुद का, ओन का मतलब क्या है? खुद का, ओन फंड कंपनी का खुद का पैसा और कंपनी ने बोरो किया हुआ पैसा, इनका रेशो 2:1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में सुनना ध्यान से एकदम। कंपनी का खुद का पैसा ओन फंड 1 होगा ना अगर, तो कंपनी का बोरो क्या हुआ 2 होना चाहिए। मतलब कंपनी डबल बोरिंग नहीं, मतलब डबल बोरिंग हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो। कंपनी का खुद का पैसा जितना है ना उससे डबल चलेगा। फिर से एक बार, कंपनी का जितना इक्विटी है, खुद का पैसा जितना है ना कंपनी का शेयर होल्डर्स का, उससे डबल बोरिंग चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब इन शॉर्ट हमारे पास कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, 1 लाख है ना, तो हम लोग मैक्सिमम बैंक से लोन कितना ले सकते हैं? 2 लाख। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, हर सिचुएशन में ये काम नहीं आता है। तो अगर तुम्हारे पास 0 पैसा है ना, तो बैंक भी तुमको कभी कभी लोन देती नहीं है कि तुम्हारे पास कितना, पहले बताओ लोन देंगे, तुम कितना डाल रहे हो खुद के जेब से। हम लोग बोलेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं, पूरा लोन है, तो फिर कंपनी बैंक हो सकता है नहीं दे तुम लोग को लोन, कुछ तो हमारे पास खुद का होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट कुछ कंडीशन रखती है ना हमारे ऊपर, वो ये है कि कंपनी का खुद का पैसा अगर 1 है ना, तो उतना डबल बोरिंग हो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो, डबल से ज़्यादा नहीं। मतलब मैं 1 लाख डाल रहा हूँ ना, तो मतलब अगर मुझे 2 लाख लोन लेना है तो एटलीस्ट मेरे पास तो 1 लाख होना चाहिए ना, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास समझो 2 लाख का ओन फंड है और मेरा डेट मतलब मैंने बाहर से लिया हुआ बोरोइंग मैक्सिमम कितना चलेगा? इससे डबल मतलब 4 लाख। अगर मेरे पास 5 लाख है ना, तो ये हो जाएगा मेरा रेशो 1:2 से ज़्यादा। देखो ये डबल है ना, 2 लाख से डबल 4 लाख, और ये तो 4 से भी ऊपर है, मतलब ये अपना डेट इक्विटी रेशो ना 2:1 नहीं है, 2:1 से भी ज़्यादा ही है, तो ये नहीं चलेगा। ये क्यों करने बोला है कंपनीज एक्ट ने? क्योंकि हम लोग जब बायबैक करेंगे ना, तो कुछ तो पैसा देंगे ना उन लोग को, शेयर होल्डर्स को जो हम पैसा देंगे, तो मेरे पास जब भी देखना ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है मेरा और ये है इक्विटी, मेरा इक्विटी कम हो जाएगा ना। देखो शेयर कैपिटल यहाँ पे मेरा इक्विटी है, बायबैक करूँगा मैं, शेयर कम हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल मुझे कम करना है। फिर मैं कुछ पैसा इसमें से दूंगा, फ्री रिजर्व है ना मेरे पास, उसमें से पैसा दूंगा, तो कम करो इसको, लेकिन इतना भी कम मत करो कि ये हाफ से भी कम हो जाए, मतलब ये मैक्सिमम इसके डबल ही रहे। समझा? मतलब देखो अभी इफेक्ट, अगर बायबैक किया ना, मैंने बायबैक किया, समझो ऑलरेडी मेरे पास पहले एक इसका रेशो मेरे पास अच्छा खासा था, समझो मेरे पास 3 लाख था, एग्जाम्पल मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख था और ओन फंड्स 2 लाख था। मेरा देखो डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ ये डबल से तो कम ही है तो चलेगा, मेरा डेट एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए डबल से, तो इतना चलेगा। तो देखो अगर मैंने बायबैक किया, मेरा शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, मेरा रिजर्व था वो भी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हम लोग, एग्जाम्पल हमने 2 लाख में से कुछ, अब मैंने बायबैक कर लिया, तो समझो कि 80,000 मैंने बायबैक कर लिया, तो 2 लाख माइनस 80,000 मैंने बायबैक कर लिया, ये बायबैक किया।
अब मेरे पास इक्विटी बचा कितना, तो 1,20,000। मैंने देखो ना मेरा शेयर कैपिटल कम हो गया, मैंने फ्री रिजर्व्स को यूज़ कर लिया बायबैक के लिए, मतलब मेरा पहले का 2 लाख अब कितना हुआ 1,20,000। अब अगर मैं रेशो निकालूँ ना, देखो मेरा रेशो क्या था अपना, ये 1 होना चाहिए और ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इसके डबल, मतलब ये 240 होना चाहिए था मैक्सिमम, लेकिन अब मेरे पास ये कितना हो गया 3 लाख हो गया। तो ये मेरा 1:2 का रेशो अब हिल चुका है। ये 2 से तो ज़्यादा ही है ना, 120 और ये 3 लाख, मतलब ये 240, इसके डबल से भी ज़्यादा है। मतलब मेरा यहाँ पर जो बोरिंग है ना, बोरिंग खुद के पैसे जितने थे उसके डबल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब ये मैं इतना 80,000 का बायबैक नहीं कर सकता। तो मैं कितना बायबैक कर सकता हूँ, एकदम सिंपल है। ये 3 लाख है ना, तो मैक्सिमम मेरे को 1.5 लाख चलेगा ना, 1,50,000 चलेगा मुझे, ये 1,50,000 और ये 3 लाख, 1.5 लाख का डबल 3 लाख, तो 1:2 है, चलेगा मुझे। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास पहले जो 2 लाख था, मैं उसमें से अगर 50,000 का बायबैक करता हूँ तो चलेगा, मतलब ये हो जाएगा 1,50,000 और अब मेरा 1:2 का रेशो भी रहेगा, मतलब मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ। मतलब मुझे ये जो मैं इसलिए बोला था ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मुझे बायबैक कितना करना है ना, ये इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि बायबैक का अमाउंट कितना है, क्योंकि क्वेश्चन इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं बोला जाता कि बायबैक की अमाउंट कितनी है, ये हमको ही देखना पड़ता है। तो बायबैक की अमाउंट हमें डिसाइड करना है कि कितनी होती है, ठीक है, ताकि मेरा रेशो हिले नहीं, ये 2:1 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो ये 4 कंडीशन थी। चौथी कंडीशन थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अच्छे से अगर समझ गए होगे तो आगे तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने 4 कंडीशन बोला था, और कुछ कंडीशन है देखना। सेक्शन 68 का हम कंडीशन देखे, तब तक 4 देख चुके। 5वीं कंडीशन, ये जो बायबैक का प्रोसेस है, बायबैक का प्रोसेस मैक्सिमम 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। बायबैक पूरे 1 साल के अंदर, मतलब जिस दिन मैंने रेजोल्यूशन पास किया ना मीटिंग में, उस दिन से लेके 1 साल के अंदर बायबैक खत्म करो। मतलब शेयर होल्डर्स को, जो अभी प्रोसेस में तो बहुत सारी चीज़ आएगी, उनको नोटिस भेजो, उनको पेमेंट करना, शेयर्स को कैंसिल करना, पूरा प्रोसेस 1 साल 12 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ये 5वां कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन है कि मुझे ये जो बायबैक है ना, ये मुझे मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सबको पता होना चाहिए, AOA जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेरे बायबैक, मेरी कंपनी का जो आर्टिकल है उसमें लिखा होना चाहिए कि बायबैक करने के लिए कंपनी को अलाउ किया जाता है, बायबैक में प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मुझे लेना पड़ेगा उसके पहले, बायबैक करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, उनको बताओ कि ऐसा ऐसा प्रपोजल है, उनका अगर सहमति मिलता है रेजोल्यूशन पास कर देंगे हम लोग, नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो रेजोल्यूशन लगेगा। तीसरा, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ये तीसरा है। तो ये मीटिंग लेके मुझे ऑथोराइजेशन बोलते हैं इसको, ऑथोराइजेशन मेरे पास होना चाहिए। तो ये था अपना कंडीशन नंबर 6। नंबर 7 है कि ये जो पूरा प्रोसेस है एग्जैक्टली उसको कितना टाइम लगेगा ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है। अब बायबैक का प्रोसेस मुझे सब जगह पर स्पेसिफाई करना है, तो कहाँ पे क्या क्या स्पेसिफाई करना है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स कर रहा हूँ, कितने में बायबैक कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, मैं कितना प्रीमियम दूंगा, ये सभी चीज़ों को मुझे स्पेसिफाई करके रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। तो कंडीशंस तो और भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चार कंडीशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और मैंने बोला ना कि हमको अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ये 4 कंडीशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो कंडीशन बताया वो याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो 4 कंडीशन फिर से बता दूँ। पहला कंडीशन क्या था, शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो बायबैक कर रहे हैं। मेरा कैपिटल, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, अमाउंट कितना होना चाहिए, वो भी 25%। किसका अमाउंट, किसका 25%, ये देखो ये जो ना ओन फंड, इसका 25% बस, उससे ज़्यादा नहीं, अमाउंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 25% से। और लास्ट कंडीशन मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा जो भी डेट है इक्विटी से डबल हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ कंडीशंस थी। अब थोड़ा आते हैं हम लोग कि कितना क्या क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में,
और उसको आंसर कैसा करना है। हमें क्वेश्चन ना 2 टाइप के पूछे जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर। पहला है अच्छा एक और चीज़ इसके लिए पहले बता दूँ, हम जब शेयर्स इशू करते हैं ना, आपको पता है कि पार पे होता है, प्रीमियम पे होता है और डिस्काउंट पे होता है। ये बायबैक मतलब उनको पैसा हम लोग जब वापस देते ना, इसमें भी हो सकता है कि पार पे हो या फिर प्रीमियम पे हो। डिस्काउंट पे नॉर्मली नहीं होता, डिस्काउंट मतलब उनका 10 रुपया है, उसके बदले हम लोग 9 रुपया, कौन लेगा, नहीं लेगा ना। तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना उसके ही आसपास ये बायबैक का प्राइस होता है। मतलब अगर उन मार्केट में 12 रुपये चल रहा है शेयर का प्राइस, तो हम लोग उसको 12 या फिर 13 इतना देते हैं। तो ये जो पर शेयर अमाउंट हम लोग उनको ऑफर करेंगे ना कि भाई शेयर्स दे दो वापस और पैसा ले लो, तो ये जो प्राइस है ना इसको बुलाता है ऑफर प्राइस। याद रखना इसको क्या बुलाया जाता है, ऑफर प्राइस। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये जो ऑफर प्राइस है ना ये दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता है। तो हमारे जो 2 टाइप के क्वेश्चन है ना इस पर ही बेस है। क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया होगा या तो नहीं दिया होगा बस। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे। अभी पहले हम पढ़ेंगे ऑफर प्राइस अगर क्वेश्चन में दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर नहीं दिया है तो बाद में देखेंगे उसका हम लोग। मैंने जो 4 कंडीशन बताया था वो 4 कंडीशन को ही लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें कुछ स्टेजेस दिए जाते हैं क्वेश्चन में, हम लोग ये लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या बनाना है। तो एक तो कितना अमाउंट होगा बायबैक का, हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे, और तीसरा कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ सकती है, और बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट कि बायबैक के पहले बैलेंस शीट ये थी, बैलेंस शीट हमारे बायबैक करने के बाद क्या होगी, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी ना, तो बाद की बायबैक के बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो एक पूछ सकते हैं लोग। तो ये 4 चीज़ें बनाने बोलेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। जर्नल एंट्रीज वगैरह बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले हमें अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स ये चीज़ें देखनी है कि वो कैसा करेंगे। तो इतना था अपना ये बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। हमारा इंट्रोडक्शन थियरी लेक्चर अब तक ख़त्म हुआ नहीं है। बायबैक में और भी कुछ बेसिक चीज़ें बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।